हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं पुरुषोत्तम भैया आप सभी का वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स वाला। और आज के लेक्चर में हम करेंगे मैग्नेटिज्म के वो 5 प्रॉब्लम्स जो आपको एनएससीपी में हेल्प करेंगे और आपके चांसेस को बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये 5 प्रॉब्लम का सीरीज है, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखा भी दूं साथ साथ में, तो जो पहला क्वेश्चन लिया है वहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल ऑफ द सिलेंडर पे, जो कि जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा होगा वहां तो पढ़ा होगा। आज हम बेसिकली मैग्नेटिज्म वाला प्रेशर कि मैग्नेटिक अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रेशर उस पर आ रहा होगा वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, और क्या सीखने वाले हैं आज, तो आज और एक नई इंटरेस्टिंग बात होगी कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व करेंगे हमारे मैग्नेटिज्म में। ओके, एक और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, मतलब वैसे तो 5 है, एक पैराग्राफ है उसमें, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा जो मैं दिखा देना चाहता हूं आपको पहले ही। वो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका सेमी सर्कुलर वायर है और उसके थ्रू करंट का फ्लो है, और यहां पे आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। जो देखने में लग रहा है कि बहुत तुरंत हो जाएगा, बट थोड़ा हमें इसमें काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आइए मेरे साथ। तो करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है एक लॉन्ग थिन वायर में जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसमें प्रेशर एक्सपीरियंस निकालना है। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा वायर है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है उसमें, और इसमें मैं जो अपना व्यू है वो यहां से लूंगा, यहां से मैं देखूंगा। तो जब यहां से हम देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे हम, तो टॉप व्यू में मुझे ये समझ में आएगा कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली मैं अगर देखूं तो मुझे वायर को ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक थिक वायर है ना, थोड़ा तो थिक होगा, मतलब बेसिकली हम उसके कोई ना कोई रेडियस छोटा भी रहेगा बट होगा तो, यस और नो। तो यहां पे अगर हम बात करें, मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर करंट ऊपर से मैं व्यू कर रहा हूं तो करंट कहां से होगा, करंट मेरा बेसिकली अंदर की तरफ होगा, हाँ या ना। अब इस करंट कैरिंग वायर में अगर हम समझे तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कहां से, एम्पियर से, एम्पियर सर्किट लॉ से। और यहां पे सरफेस के जस्ट यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से अंदर है ना, तो इसकी वजह से कुछ इस तरह का इफेक्ट होगा। कितना होगा, इसकी वजह से अगर हम देखें तो वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2πr। क्लियर है सबको। अच्छा, अब यहां पे अगर ये वाला जो मैंने एलिमेंट बनाया है, मतलब बेसिकली हम बात कौन सी एलिमेंट की कर रहे हैं, ये वाले एलिमेंट की एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो इस छोटे से एलिमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा ये हम सीखते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इस छोटे से एलिमेंट पे अगर आप देखिए, तो मैं इस छोटे से एलिमेंट को अलग से निकाल के देखूं, तो इस छोटे से एलिमेंट को अलग से निकाल के देखने पे मैं अगले पेज पे आ जाता हूं। इस छोटे से एलिमेंट को समझो हम काट के बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है, मतलब ये वाली जो थिकनेस है ये टी है, इसको टी मान लेते हैं यहां से यहां तक। तो आप ये समझिए कि इसमें से इतना पीस तो गायब हो गया ना, यस और नो। तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे ही मैं ड्रॉ कर देता हूं कि इसकी थिकनेस मेरी क्या है, टी है, और ये वाला पोर्शन बेसिकली कैंसिल आउट हो गया, इसमें से इतना गायब हो गया है, तो बचा हुआ ये है। अब इफेक्टिवली अगर समझा जाए तो इफेक्टिवली ये समझ सकते हैं कि इसके जस्ट लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इस पे नीचे की तरफ कुछ B2 होगी इसकी वजह से, और इसके जस्ट बगल में लेफ्ट की साइड क्या होगा, B1 B2 ही होगा लेकिन ऊपर की तरफ होगा। अब जैसे करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा ना नीचे की तरफ, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भैया ये जो बाकी बचा एलिमेंट है, अब जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखते थे उसमें जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन तो नहीं देखेंगे ना। वैसे अगर यहाँ पे अगर हम समझे तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस बाकी की वजह से होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि अंदर में नेट क्या हो जाए, जीरो, और बाहर का कितना हो जाए, तो बाहर का हो जाए म्यू नॉट आई बाई 2πr, अंदर का क्या हो जाए मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये मेरा मोटिव है ना, हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के जस्ट बगल में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से नीचे होना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए
ताकि जब आप इसको इस पर सुपर इम्पोज कर दे तो B1 और B2 नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। अगर नहीं करेगा तो अंदर 0 कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके जस्ट इधर की तरफ क्या होगा, वो भी नीचे की तरफ क्या होगा, B1 ही होगा। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन जो है इस वाले का अंदर भी B1 होगा और बाहर भी B1 होगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे केस में अगर देखें हम, तो हम पिछले रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए ये कह सकते हैं कि अंदर में 0 क्यों हुआ, क्योंकि B1 की वैल्यू किसके बराबर थी, B2। एम्पियर सर्किटल लॉ से अंदर में क्या है, 0 है। दूसरी बात, जस्ट बाहर देखें तो B1 प्लस B2, इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से हम ये बोलेंगे कि भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। अब मैं यहां से अगर देखूं दोनों इक्वल है तो इसको मैं 2B1 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर लिख सकता हूं। और फाइनली जो मेरा रिलेशन इन दोनों इक्वेशन से आया वो क्या आया, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। ये बात क्लियर है सबको, दैट अब मुझे क्या समझ में आ गया कि जो B1 और B2 दोनों की वैल्यू क्या है, वो है म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब मैंने क्या किया, अब यहां पे हमने ये देख लिया कि इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसकी वजह से एक्ट करेगा, तो मुझे उसके लिए जो निकालना पड़ेगा, प्रेशर के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा ना पहले। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं वो करंट मेरा DI है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस DI करंट, तो अगर हम देखें तो करंट I कितने लेंथ में फ्लो कर रहा है, अब थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो I करंट इस पूरे 2 पाई आर में फ्लो कर रहा है ना। तो DI करंट कितने रीजन में फ्लो करेगा, T रीजन में, T है ना ये, तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी I बाई 2 पाई आर इंटू T, क्योंकि मैं लेंथ के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। अगर आप एरिया भी लेंगे तो बेसिकली वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए तो I करंट आपके 2 पाई आर रीजन में लेंथ में है, तो DI करंट कितने लेंथ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ T वाला, जो ये वाला लिया मैंने छोटा सा T, दिख रहा है सबको ये वाला T। अब यहां से आगे बढ़े तो इसमें करंट अंदर की तरफ DI है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट करेगा वो सिर्फ B1 लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम 2 पे इफेक्ट देख रहे हैं तो किसकी वजह से देखेंगे, जो बाकी लगा रहा होगा ना, वापस वही बात, इसको बहुत अच्छे से समझना है मुझे। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 हो जाएगा आपका म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। यहाँ पे भी R मुझे पूरा कैपिटल R लिखना चाहिए क्योंकि हम आउटर पेरिफेरी पे देख रहे हैं ना, हाँ या ना। अब इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा, तो IL क्रॉस B, तो L क्रॉस B, फोर्स अंदर की तरफ आया। क्लियर है सबको। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, इट इज IL क्रॉस B। करंट कितना है, I बाई 2 पाई आर इंटू T। लेंथ कितना है, तो लेंथ आपका क्वेश्चन देखिए अंदर की तरफ L है, ये लेंथ है ना। करंट I फ्लोज अलोंग दिस वायर, तो अंदर की तरफ मैंने मान लिया कि ये लेंथ आपका L है, मान लेते हैं, क्योंकि मुझे पर अब एरिया के टर्म्स में देखना है ना, मान लेते हैं एक सर्टेन L मान लेते हैं लेंथ। तो यहां से कितना आ जाएगा, TL इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। अब ध्यान से अगर देखिए तो क्या T इंटू L इस वाले साइड का, जो ये वाला फेस अंदर की तरफ जो फेस जा रहा है, ये जो अंदर की तरफ देखेंगे इसका लेंथ क्या है, ये वाला जो है ये T है, और अंदर की तरफ कितना है, ये है आपका L। तो ये वाले फेस का एरिया कितना हो गया, T इंटू L हो गया, हाँ या ना। तो बेसिकली हम अगर देखें तो व्हाट इज द प्रेशर उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर देखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, DF बाई TL, फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ या ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। क्लियर है। तो बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन, वो n की वैल्यू की थी, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है। तो जब भी हम इसमें कंसेप्ट क्या सीखा, कंसेप्ट ये सीखा हमने कि जब भी हम एक एलिमेंट पे एक जैसे एक स्फेयर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात अगर करें हम, या फिर अगर हम मैग्नेटिक वाले कंडीशन की बात करें, तो जिस एलिमेंट पे हम फोर्स निकालेंगे उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। आप खुद को धक्का देकर थोड़ी गिरा सकते हो, हाँ या ना।
आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ की बात करें, हम इससे ही बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या मैंने बताया था ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए करिए मेरे साथ। तो एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है और इसका शेप कैसा है, हॉलो सेमी सिलेंडर, मतलब ऐसा कुछ, समझ रहे, सिलेंडर को आधा काट दिया आपने। अब क्या करेंगे आप, अब आप बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज शोन इन द फिगर, और उसके बाद क्या होगा, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर इज T एंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल वैरी कैसे कर रहा है, तो इसका जो एंगल थीटा पे वेरिएशन है वो है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। अब एक बैटरी को आपने कनेक्ट कर दिया जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कैसे कनेक्ट किया, एंड फेसेस, मतलब कि आपका अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये वाला फेस और ये वाला फेस इन दोनों के क्रॉस कनेक्टेड है। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इस पॉइंट पे निकालना है मुझे। तो अगर ध्यान से मैं देखूं तो इसका शेप मुझे कैसा दिखेगा, इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। 3D में अगर हम देखें, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसा कुछ दिखेगा सेमी सिलेंडर। अब सेमी सिलेंडर के अगर हम देखें कंसेप्ट में, तो अगर मैं यहां से ये वाला एलिमेंट ले रहा हूं, तो मतलब थीटा एंगल पे मैं अगर अपना डी थीटा का एलिमेंट ले रहा हूं ये वाला, तो पोटेंशियल मतलब सेल कैसे कनेक्टेड है, सेल आपका जो है इस फेस से लेकर ये वाला जो पीछे वाला फेस है इसके बीच में आपका जो सेल है वो ऐसा कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये पूरा फेस V, दोनों के बीच का पोटेंशियल V है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब हर जगह रजिस्टिविटी चेंज हो रही है, कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि कंडक्टिविटी के चेंज होने से हर एलिमेंट में कंडक्टिविटी का अगर थीटा पे चेंज हो रहा है तो हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस अलग होगा। तो बेसिकली आप अगर समझे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक ऐसा हो गया कि ये आपका जो सिलेंडर है इसमें जो है बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आपस में लगे हुए हैं पैरेलल में, और हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी। क्यों, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो सिग्मा चेंज हो रहा है, कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, कनेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो उसमें मेरा चेंज आ रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना पड़ेगा कि इस वाले एलिमेंट में करंट कितना है ना। तो आइए पहला काम ये करते हैं। तो यहां पे मैंने थीटा एंगल पे जो डी थीटा का एलिमेंट लिया, इसमें मानता हूं करंट अंदर की तरफ है, तो इसमें जो करंट अंदर की तरफ है उसमें डी आई करंट की वैल्यू क्या होगी, तो डी आई जो करंट होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखना होगा। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस कौन से एलिमेंट का, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो अगर आप सिलेक्ट करोगे ऐसा वाला, ये जो यहां से अंदर की तरफ जा रहा है इस वाले एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा ये लिखते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो पहले फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। उस पर्टिकुलर जगह सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा की वैल्यू होगी आपका सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो रो कितना हो जाएगा 1 बाई सिग्मा नॉट कॉस थीटा। लेंथ क्या होता है इसमें, वो लेंथ जिसके एलोंग करंट जो है वो फ्लो करेगा, हाँ है ना। कितने लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है, पूरा का पूरा एल लेंथ में जा रहा है करंट, तो इनटू एल अपॉन व्हाट इज द एरिया, एरिया कितना है यहाँ पे, तो एरिया बेसिकली कौन सा एरिया, ये वाला एरिया ना बेटा, हाँ है ना, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी है आर डी थीटा, और साथ ही साथ देखो थिकनेस कितना दिया हुआ है टी, यहाँ की थिकनेस आपकी क्या है टी है, तो बेसिकली आपका कितना आ गया आर डी थीटा इंटू टी। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है छोटे से एलिमेंट का, वो आ रहा है आर डी थीटा टी इंटू एल, सॉरी इट विल बी 1 बाई एल बाई सिग्मा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा टी, ये आपका फंक्शन आ रहा है। तो इस वाले में अगर मैं देखूं करंट की वैल्यू क्या होगी, तो छोटा सा करंट जो उस एलिमेंट में फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा, तो करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस विच इज वी सिग्मा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा इंटू टी बाई एल। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, ओके आगे बढ़ते हैं।
अगले स्टेप में अगर देखूं मैं तो इस करंट की वजह से, जो ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस करंट की वजह से, ये जो करंट अंदर की तरफ गया, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे तो ये अंदर की तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लाई करेगा। अब मैं अगर देखूँ तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या ये वाला थीटा हो जाएगा, हाँ या ना, ये सुनो। तो dv की वैल्यू कितनी आ गई, dv की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर, जिसमें हम देखें तो di की वैल्यू क्या हो जाएगी, di की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू डी आई कितना डाल देंगे, पूरा का पूरा v सिग्मा नॉट आर टी कॉस थीटा डी थीटा बाई एल। तो अभी तक जो हमने एलिमेंट देखा उसमें सिर्फ dv का कंट्रीब्यूशन किसके लिए ले रहे हैं, dv का जो ये कंट्रीब्यूशन है सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो राइट साइड लिया उसके लिए लिया हमने। अगले स्टेप में हम अगर देखें तो थीटा एंगल अगर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे जो करंट का एलिमेंट होगा सेम सिमेट्रिकल होगा ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो भैया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि वापस उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इफेक्टिवली हम अगर देखें तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी dv है ना, आया ना। तो दोनों ही केसेस में अगर को हम समराइज करें तो dv का जो कॉस थीटा है वो तो रह जाएगा, बट dv का साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखें, दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv का कॉस थीटा, और थीटा कहां से कहां वैरी करेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv, डाल देते हैं म्यू नॉट v सिग्मा नॉट, अच्छा r से r कैंसिल भी कर सकते हैं, सो म्यू नॉट v सिग्मा नॉट t, अंदर में क्या आ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा साथ मिलके कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास 2 पाई एल, हाँ है ना। और थीटा कहां से कहां वैरी कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है अगर हम समझे तो इट विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, हाँ है ना। हाफ में बाहर निकाल दूं तो क्या बच रहा है, थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। उस इंटीग्रेशन में अगर हम लिमिट को पुट करें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी म्यू वी सिग्मा नॉट टी बाई 2 पाई एल, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2, थीटा में जब पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 होगा, प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये 0 हो जाएगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 गया, साइन पाई क्या हो जाता है 0, तो 0 माइनस 0, तो ये वाला फंक्शन मेरा 0 ही हो रहा है। तो यहां से हम अगर देखें तो इफेक्टिवली क्या आ रहा है रिजल्ट, म्यू नॉट वी सिग्मा नॉट टी अपॉन 2 पाई एल इंटू पाई, इस यहाँ सॉल्व करके पाई आ गया अपॉन पाई बाई 2, पाई से आपका पाई का भी टर्म चला गया, फाइनल आंसर इज म्यू नॉट वी सिग्मा नॉट टी अपॉन 4L। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो एक बार समराइज कर लिया हमने, क्या किया, बेसिकली करंट का फ्लो करवाया, उस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकाला, फिर हमने सिमेट्रिकली दूसरे साइड के एलिमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकाला, और फाइनली हम अपने आंसर को समेशन ले लेते हैं, बेसिकली इंटीग्रेट कर देते हैं गिवन बाउंड्रीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर प्लास्टिक पाइप है, जो पाइप है उसकी विड्थ क्या है W और हाइट H। ओके, उसको आपने फिल कर दिया मर्क्यूरी ऑफ रेजिस्टिविटी रो से, तो इसमें मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टल वायर में मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इसका मतलब प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो एन ओवर प्रेशर P इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टर्बाइन, कहां से आ रहा है, टर्बाइन से आ रहा है, विच ड्राइव्स दिस फ्लूइड विद अ कांस्टेंट स्पीड V0। ये जो टर्बाइन है ये जो है ये फ्लूइड को V0 स्पीड से ड्राइव कर रहा है। The two opposite vertical walls of a section of the pipe with length L are made of copper। तो ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, सामने और पीछे वाला, यहाँ पे हम क्या लगा रखे हैं, यहाँ पे हम लगा रखे हैं कॉपर प्लेट,
और दोनों वायर को शॉर्ट कर दिया गया, मतलब आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को पूछा क्या जा रहा है वो बाद में समझेंगे। उसके बाद एक डेटा का ना एक वो भी होता है कि आपके डेटा में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए हुए। पहला, द मोशन ऑफ द रियल फ्लूइड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करने में क्या सीख रहे हैं, पहला चीज क्या देख रहे हैं कि ऑल्दो द फ्लूइड इज विस्कस, लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, तो जहां भी ऐसा नहीं कि नीचे वाले का ऊपर वाले का ज्यादा मान रहे, स्पीड हर जगह सेम रहेगी, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है नेट एक्सटर्नल फोर्स के। अच्छा, अगली बात, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी मेरी क्या है, कांस्टेंट है। The copper walls are electrically shorted externally and a uniform magnetic field B is applied vertically upward। कैसे लगाया आपने, B ऊपर की तरफ देखो vertically upward लगाया, और साथ ही साथ आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा जो x y z कैसा होगा, तो ये मेरा x होगा, अंदर की तरफ y होगा, ऊपर की तरफ z होगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा फ्लूइड के ऊपर। तो सॉल्व करने से पहले जो जितना जो डेटा दिया हुआ है उसको समराइज करके हम उसका इस्तेमाल करके जो इक्वेशन हम बना सकते हैं और सोच सकते हैं, वैसे पहले अप्रोच सीखेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, दैट फ्लो आपका ऐसा हो रहा है, यस और नो। तो अगर स्टेडी स्टेट में जाकर देखें तो जैसा याद है ना कि आपने स्टेडी स्टेट में जाकर देखा था तो चार्जेस जो थे वो बेसिकली आपके एक्सट्रीमिटीज पे आ गए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टेडी स्टेट में क्या कह सकते हैं, स्टेडी स्टेट में आप ये बोलेंगे दैट भैया एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि q टाइम्स ऑफ ई वेक्टर प्लस q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके विदिन आ जाएगा प्लेट्स के बीच में। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो वेलोसिटी किधर की तरफ है, आप अगर ध्यान से देखिए तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये x था ना, डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन आपका x इधर, y अंदर और z ऊपर। ठीक है, तो यहां पे हम देखें तो ये अपना x इधर, y इधर है और z ऊपर है। तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा v i कैप, क्रॉस में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो b k कैप। यहां से सॉल्व करें तो i क्रॉस k क्या होता है, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v b किधर की तरफ, j कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ये वाले प्लेट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, है ना। तो अब अगर हम देखें मोशनल ईएमएफ के कंसेप्ट को, तो हमारा जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी जे कैप है जो कि कांस्टेंट इस समय के लिए है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ए इंटू डी, कितना आ जाएगा, वी बी डब्ल्यू। तो यहां पे ये जो पोटेंशियल है ये प्लेट्स के बीच में आ गया, है ना। अब अगर ध्यान से देखें तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा सिस्टम में और किस तरफ करेगा, ये दोनों समझना जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से याद करें तो आपका जो कंसेप्ट था मोशनल ईएमएफ का, उसमें क्या था कि आपका अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है ना, कोई बॉडी अगर इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस तरह से मूव करने पे बॉडी के हमारा फोर्स एक्ट करता था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उस पर्टिकुलर प्लेट के कंडीशन को समझते हैं आगे, है ना। आगे बढ़िए, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया आपका अगर व्यू आप करेंगे तो आपका प्लेट का ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और आपका सर्किट ऐसे पूरा है। तो करंट बेसिकली ऐसे फ्लो कर रहा है ना, है ना। तो व्हाट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसा कुछ है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अंदर में चेक कर रहे हैं ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से है, करंट का फ्लो इस तरह से, तो क्या मैं करंट की वैल्यू निकालूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ओवर हियर,
तो अगर हम करंट निकाले तो मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं अगर करंट निकालूं यहाँ पे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी बी डब्ल्यू, है ना, अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो फ्लो ऐसा है ना, मतलब बेसिकली इस रीजन में फ्लो ऐसा हो रहा है, रेजिस्टिविटी क्या है उसकी, रो, कितने लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ यानी कि डब्ल्यू, अपॉन एरिया कितना होगा, एरिया कौन सा एरिया, प्लेट का ये वाला एरिया, ऐसा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका L इंटू एच। तो फंक्शन क्या आ गया, वी बी डब्ल्यू एल एच अपॉन रो डब्ल्यू, तो यहां से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, फंक्शन क्या आ गया, वी बी एल एच बाई रो। क्लियर है, ये मेरा करंट आ गया। अब क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम क्वेश्चन पे कहाँ आते हैं, तो फोर्स विल बी इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यस और नो। करंट कितना है, तो करंट है कितना, वी बी एल एच बाई रो, वी बी एल एच बाई रो। करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये रहा, लेंथ क्या है डब्लू, करंट किधर है, बाहर की तरफ है ना, हाँ है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा दिया मैंने आपको। तो यहां से हम अगर देखें तो क्या बोलेंगे, इट विल बी हाउ मच, तो लेंथ क्या आ रहा है मेरा, लेंथ इज डब्लू, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका बी, दोनों परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन अगर देखें फोर्स का तो बाहर की तरफ है ना इधर, तो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो L क्रॉस बी, L क्रॉस बी, थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस पे जो फोर्स आएगा बेसिकली इस वाले फ्लूइड पे, वो पीछे की तरफ आएगा फोर्स। तो ये जो फोर्स पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ। तो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू आ गई आपकी वी बी स्क्वायर एल एच डब्ल्यू बाई रो। सो वी बी स्क्वायर एल एच डब्ल्यू बाई रो, ऑप्शन ए। क्या हम क्लियर है यहां तक, क्योंकि अगले पार्ट में हमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना होगा, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर द न्यू स्पीड वी ऑफ द फ्लूइड इन टर्म्स, किसके टर्म्स में, वी नॉट पी एल बी एंड रो आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इस वाले रिलेशन को निकालने के लिए मुझे देख रहा हूँ वी नॉट का इस्तेमाल करना पड़ा, रिजल्ट वी नॉट दिख रहा है। तो वी नॉट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे रिलेशन कहीं ना कहीं से तो चेक करना पड़ेगा ना, कहाँ से चेक किया जाए, तो चेक यहाँ से किया जाए कि आपका स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। यानी कि अगर हम पहले वाले कंडीशन में देखें, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, जब मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऑन ही नहीं था, तो वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल था, यहां पे अगर हम देखें तो इस वाले कंडीशन में वी नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल, जो कि किसकी वजह से होगा, सिर्फ प्रेशर की वजह से होगा। और प्रेशर कितना है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना हो जाएगा, जो आपका ये वाला प्रेशर है जो दिया हुआ है ओवर प्रेशर, P इंटू एरिया कितना है WH। ये आपका इनिशियल कंडीशन में। बाद में क्या हुआ कि जब आपका ये वाला फोर्स आ गया, कौन सा फोर्स आया, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया उसकी वजह से पीछे फोर्स आ गया, तो अब जो आया, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो ये वाला फोर्स है ये बेसिकली पीछे की तरफ आ गया, तो ये जो है आपके प्रीवियस ओवर प्रेशर को कम कर देगा ना, इसको बैक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर। तो यहां तक अगर हम समझे इस कंडीशन में, तो अभी वाले सिचुएशन में अगर हम देखें तो जो लिक्विड का पोर्शन है उस पर आ जाएगा आपका बैक प्रेशर, और ये बैक प्रेशर की वजह से जो उस समय की स्पीड रहेगी, जो नई स्पीड v है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो नई स्पीड v है इट इज प्रोपोर्शनल टू उस समय का फोर्स, जो कि कितना हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो पहले कितना था, PWS तो था ही, माइनस क्या आ जाएगा, ये वाला फोर्स, जो कि कितना आ गया, वी बी स्क्वायर एल एच डब्ल्यू बाई रो।
ठीक है। सो वी बी स्क्वायर एल एच डब्ल्यू बाई रो, इतना फोर्स मैंने उससे माइनस कर दिया, तो दैट इज द नेट फोर्स ना। और साथ ही साथ एक और कंडीशन क्या है, दैट वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू पी डब्ल्यू एच। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, विल गेट द रिजल्ट। कुछ नहीं करता हूं मैं, दोनों का रेशियो ले लेता हूं। दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो मुझे दिख रहा है कि v बाई वी नॉट विल बी इक्वल टू, अब डब्ल्यू एच में अगर कॉमन ले लूँ दोनों में से और p को भी कॉमन ले लूँ, तो पी डब्ल्यू एच अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस वी बी स्क्वायर एल यहाँ बचा, डब्ल्यू एच तो बाहर आ गया, और एक और p कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन में क्या आ जाएगा पी डब्ल्यू एच। ये पूरा एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई, हम मुझे निकालना क्या, बेसिकली v निकालना है ना। यहाँ से v कितना आ गया आपका, v नॉट 1 माइनस, अब देखो फंक्शन में बेसिकली क्या है कि आपको v लेना, तो इसमें v का छुपा हुआ है ना, तो v इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट वी बी स्क्वायर एल बाई पी रो, यस और नो। यहाँ से हम फंक्शन को और सॉल्व करेंगे, v कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वी नॉट बी स्क्वायर एल बाई पी रो इक्वल टू वी नॉट। अब यहीं से मुझे समझ में आ रहा है कि फंक्शन कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करेंगे, दिख रहा है ना हमारा रिजल्ट ये आएगा, यस और नो। तो ये वाला क्वेश्चन और आपका मतलब जो बेसिकली ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंसेप्चुअली आपको सोचना सिखाता है ना, कंसेप्ट में कैसे ग्रो करना है। और इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप जो अभी तक ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल ऐसा है कि राइट हैंड थंब रूल टाइप अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रोच में चेंज लाना पड़ेगा, एट द एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि स्क्वायर शेप में है, जिसका साइड लेंथ a है, उसको आपने सेपरेट कर दिया डिस्टेंस d से, सच दैट उसका जो सेपरेशन है वो छोटा है, d is very small. It is charged to a potential v and made to move with a constant velocity v directed along one of the edges. तो मान लेते हैं कि हमारा प्लेट ये है, तो दूसरा प्लेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा प्लेट, मतलब ऐसा रखा हुआ है स्टैक है ना, ऐसा रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर इसको चार्ज कर दिया हमने तो दोनों पे ही चार्ज कितना आ जाएगा, तो इट विल बी q इक्वल्स टू सी वी विच इज एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी इंटू वी, एरिया ए स्क्वायर, सेपरेशन डी, तो कैपेसिटेंस मेरा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी इंटू वी आ गया। यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, निकाल लो। सिग्मा क्यों निकालेंगे, क्योंकि आगे मुझे काम आने वाला है, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, मुझे एक शीट लेकर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा विल बी q बाई ए स्क्वायर, जो भी कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट v बाई डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इस प्लेट को अब प्लेट को हम मूव करने लगे किधर की तरफ, राइट साइड मान लो मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करने लगेंगे प्लेट को, चार्ज प्लेट को। तो चार्ज प्लेट को जब ऐसे मूव करोगे तो बेसिकली चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से क्या बोलेंगे, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड से करंट आ जाता है, तो करंट फ्लोइंग इन अ शीट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से अपना व्यू लूं, यहां से व्यू लें, तो इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। तो ये अगर यहां से मैं खड़ा होकर इसको देखूं तो मुझे ये दो शीट्स दिखेंगे, ऐसे और ऐसे, हाँ या ना, जिसमें ऊपर वाली जो शीट है उस पर जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस नेचर का है। प्लस नेचर का चार्ज कैसा होगा, बाहर की तरफ, यस और नो। और दूसरे केस में अगर देखें ये वाला, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो करंट अंदर होगा, अंदर की तरफ, यस और नो। अच्छा अगला काम हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक शीट की वजह से होता कितना है। मैग्नेटिक फील्ड टू अ शीट, याद करिए फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास एक शीट है, शीट की अगर मान लो शीट ऐसा है, तो इसके जस्ट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट k बाई टू, वेयर k वॉज, k क्या था, k वॉज
करंट पर यूनिट विड्थ, K वॉज करंट पर यूनिट विड्थ। अब यहां पे अगर हम देखें तो जो बाहर जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इधर की तरफ होगा, कितना, म्यू नॉट K बाई 2, और जो अंदर जा रहा है उसकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन किधर होगा, इधर ही होगा, कितना होगा, म्यू नॉट K बाई 2। तो जो नेट आ जाएगा, जो मुझे चाहिए, वो बेसिकली म्यू नॉट K बाई 2 प्लस म्यू नॉट K बाई 2, जो कि कितना आ गया, म्यू नॉट K आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू K। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि K की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। अब K कैसे निकालेंगे, तो K निकालने के लिए आप ये समझिए दैट आपका जो फंक्शन है उसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो हम यूनिट विड्थ पे अगर हम देखें तो यूनिट विड्थ पे हमारा, अगले पेज पे आ जाता हूं मैं, तो अगर हम देखें तो हम क्या K को ऐसा लिख सकते हैं दैट इट इज करंट पर यूनिट विड्थ, है ना। अच्छा, चार्ज मेरा फ्लो कितना का, तो यूनिट विड्थ की अगर हम बात करें, मतलब एक विड्थ के लिए, एक यूनिट के लिए, तो इसको मैं ऐसा लिखूं, इट विल बी सिग्मा इंटू 1 इंटू वी डी टी। वी डी टी क्यों लिया, क्योंकि आपका चार्ज जो है वो v से मूव कर रहा है। अच्छा, ये स्मॉल v है और पोटेंशियल कैपिटल v है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है ना बच्चे। तो इसको मैं स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूँ, न्यू के शेप में न्यू से डिनोट कर रहा हूँ, अपॉन कितने टाइम में ये फ्लो कर रहा है, बेसिकली dt टाइम में फ्लो कर रहा है, ये वाला पार्ट समझिए। तो करंट, मान लो आपका ये चार्ज शीट है, चार्ज शीट में अगर वो ऐसे फ्लो कर रहा है तो यूनिट विड्थ में अगर हम देखें तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इज करंट पर यूनिट विड्थ। तो यूनिट विड्थ में कितना आ जाएगा, दैट विल बी वी डी टी, जो करंट फ्लो करेगा, जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगा। और यहां से हम देखें तो हमारे K की वैल्यू क्या आ गई, इट इज सिग्मा न्यू, न्यू मेरा स्पीड है, और सिग्मा की वैल्यू यहां से क्या डाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल V बाई डी इंटू न्यू। तो हमारा जो फंक्शन आ गया, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट, इट इज म्यू नॉट इंटू के, क्योंकि दोनों का सम कर चुके हैं ना यहाँ पे हम लोग, म्यू नॉट इंटू के विच इज म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल V न्यू बाई डी। सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैपिटल V न्यू बाई डी इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज ऑप्शन ए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस को पैरेलल में आप खुद से भी सॉल्व कीजिए, समझिए, सीखिए। बाय।